नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों, आज हम एक और आईपीओ का डिटेल डिस्कशन करेंगे और जानेंगे इसके बारे में। ये आईपीओ अपकमिंग आईपीओ जो आपको जल्दी आता हुआ दिखाई देगा, और आईपीओ का नाम है क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ। तो क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक जो कंपनी है, बेसिकली दोस्तों वो वायर मैन्युफैक्चरिंग करती है और रेलवे में जो कवच सिस्टम होता है उसके मैन्युफैक्चरिंग पर भी काम करती है। तो दोस्तों, बेसिकली अगर हम बात करें तो उसका जो सबसे बड़ा क्लाइंट है वो इंडियन रेलवे है, और इंडियन रेलवे के साथ मिलकर कवच प्रोजेक्ट पे ये काम करती है। तो अभी देखेंगे कवच क्या है, जो भारत में कवच चल रहा है यानी कि ट्रेन एक्सीडेंट को रोकने के लिए, उसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। और जानेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल क्या बोलते हैं, जीएमपी मार्केट में क्या डिमांड बनी हुई है, क्या डिमांड उठ रही है या फिर नीचे है, और जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या अवॉइड करना। पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ की, जो कि आपको बहुत जल्दी आता हुआ दिखाई देने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है, किस डेट में आपको दिखाई देगा। तो क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ की अगर डिटेल देखें तो 7 जनवरी से ओपन होने वाला है। तो 7 से लेकर 9 जनवरी के बीच में आपको दिखाई देगा, यानी 3 डेज के लिए। फेस वैल्यू रखी गई 10 रुपये पर शेयर, यानी कि इस फ्यूचर में जो है 10 शेयर में स्प्लिट हो सकता है। प्राइस बैंड है 275 से 290 रुपीज़, यानी 275 290 रुपये के बीच हमें कट ऑफ प्राइस यूज़ करना है 290 रुपये। 50 शेयर आपको लॉट में देखते हुए मिलेंगे। इशू टोटल साइज है 290, और सबसे अच्छी बात यह कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यानी कि आपको पता है कि फ्रेश इशू जो होता है वो पूरा का पूरा कंपनी की ग्रोथ पे जाता है पैसा, और जो ऑफर फॉर सेल होता है वो प्रमोटर अपने पास लेके जाते हैं। तो यहाँ कंपनी ग्रोथ में लगने वाला है, और बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्टेड होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मेन लाइन आईपीओ है। प्रमोटर की अगर इसकी बात कर ले, प्रमोटर होल्डिंग किसके पास है दोस्तों, तो इसकी प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे आप तो मोहित बोरा जी हैं, उनके पास है। अमित धवन जी हैं, उनके पास है। उसके अलावा अमरीश सिंह जी रंधावा हैं, उनके पास है। रुपेंद्र सिंह है, विशेष ओबराय जी हैं, और विवेक ओबराय जी हैं, और अजीत सिंह जी हैं, राजवीर सिंह रंधावा जी हैं। तो बेसिकली इनके पास ये पूरा है, और अगर आप देखेंगे तो 93.33% की होल्डिंग है। और अभी जो आईपीओ आने के बाद जो होगी वो 70% के लगभग रह जाएगी। यानी कि अगर देखेंगे तो इस आईपीओ में करीबन करीबन 23% जो है इक्विटी डाइल्यूट हो रही है इस आईपीओ के थ्रू। यानी कि जो इन्वेस्टर है, जो इसके प्रमोटर हैं, वो 23% इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं इस आईपीओ के थ्रू। अब बात कर लेते हैं उससे पहले भी, अगर आप देख रहे होंगे तो 93% होल्डिंग है, यानी कि इसका मतलब आप कह सकते हैं कि तकरीबन तकरीबन 6% की होल्डिंग पहले डाइल्यूट हो चुकी है इस आईपीओ में। 6% का मतलब ये होता है कि कंपनी ने जो है अपना डेप्ट या उधारी जो कर्जा लिया है उसके रिगार्डिंग अपनी 6% की जो इक्विटी है वो डाइल्यूट कर दी है। तो मुझे लगता है कि डेप्ट की वजह से शायद की होगी, तभी 93% इनके पास रह गई, और अभी इस आईपीओ के बाद 70% ही प्रमोटर के पास होल्डिंग रह जाएगी। सेबी के अकॉर्डिंग भी 75% से कम प्रमोटर को रखना पड़ता है अपने पास अगर वो आईपीओ लेकर आता है तो। अब बात करें अगर तो रिजर्वेशन चार्ट में तो क्यूआईबी के लिए 75% का पोर्शन दिख रहा है आपको, रिटेल के लिए 10% ही सिर्फ दिया गया है, और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। 10% रिटेल को तब दिया जाता है दोस्तों जिसमें कंपनी जो है लास्ट 2 साल से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही होती है। उस केस में रिटेल को सेफ्टी साइड से जो है सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 10% का ही दिया जाता है। तो मे भी शायद इसके फाइनेंशियल भी थोड़े ऐसे दिखा रहे हो। अब बात कर लेते हैं क्वाड्रेंट की। तो क्वाड्रेंट की सबसे पहले बात करते हैं कंपनी है क्या, करती क्या है दोस्तों। तो देखेंगे क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी सितंबर 2015 में, यानी 2015 से 2024 मतलब कि 9 साल इस कंपनी को टोटल एक्सपीरियंस हो चुका है काम करते हुए। इसका काम है डेवलपिंग नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन कंट्रोल एंड सिग्नल सिस्टम, जो कि इंडियन रेलवे में काम आता है। सिग्नल सिस्टम जिससे कि ट्रेनें चलती हैं दोस्तों, उस पर ये काम करती है। और इस सिग्नल सिस्टम को जो है कवच प्रोजेक्ट से कहा जाता है, यानी कि एक नया कवच प्रोजेक्ट चल रहा है जिससे कि ट्रेनों के एक्सीडेंट को रोका जा सके आपस में टकराने से। तो उस पर काम चल रहा है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये मेजर जो है आपको दिखाई देगा साउथ ईस्टर्न रेलवे में दिखाई देगा। इसके अलावा कंपनी जो काम करती है वो इनहेंसिंग सेफ्टी और रिलायबिलिटी फॉर पैसेंजर करती है। कंपनी ऑल्सो स्पेसिफाई केबल मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करती है, जो इलेक्ट्रिशियन बीन इंटीमेटेड सेंटर पे होता है। तो बेसिकली केबल जो है इनका मैन्युफैक्चरिंग काम होता है, सिग्नल के रिलेटेड काम होता है। और कवच जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा है, जिससे कि ट्रेनों के एक्सीडेंट को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। और बेसिकली साउथ इंडिया के रेलवे में आपको देखने को मिला। कवच किसे कहते हैं ये जानते हैं सबसे पहले दोस्तों बात कर रहे थे कवच सिस्टम क्या है। तो कवच सिस्टम जो है वो इंडिया में ऑटोमेटिकली ट्रेन प्रोटेक्शन कवर है, यानी एटीपी पे काम करता है सिस्टम पे। ये हेल्प करता है ट्रेन जो एक्सीडेंट होते हैं उनको सेफ ऑपरेटिंग करने के लिए। अगर फीचर्स की बात करें तो कवच कवच जो है दोस्तों वो ऑटोमेटिक एप्लीकेशंस है जो ब्रेक्स लगा देती है ट्रेन पे। वैन ट्रेन जब ट्रेनों की स्पीड जो होती है लिमिट सेम होती है और एक दूसरे के सामने आ जाए, या एक ही पटरी पे दोनों ट्रेनें आ जाएं, तो ऑपरेटर जो है सिग्नल मिस कर दे, उस केस में जो है कवच काम करता है और ट्रेनों को सेफ्टी से जो है ये होल्ड कर देता है। और जहाँ बैड वेदर होता है, यानी कि वेदर की कंडीशन भी जो खराब होती है, वहाँ भी ये ऑपरेट करता है। तो काफ़ी अच्छा फीचर है, गवर्नमेंट इस पर काफ़ी काम कर रही है। तो कवच का जो
सिस्टम है वो ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिससे कि ट्रेनों का जो एक्सीडेंट है उसको काफ़ी हद तक रोका जा सके, ट्रेनों को सेफर चलाया जा सके। और जैसे कि आप देख ही देंगे कि ट्रेन एक्सीडेंट आए दिन काफ़ी होते रहते हैं, तो उस पर भी काफ़ी रोकथाम लगेगी। तो अभी जो ये प्रोजेक्ट है इनका, ये सिर्फ साउथर्न जो रेलवे है उसमें हो चुका है, अभी नॉर्थ रेलवे में लगना बाकी है। अब बात कर लेते तो कंपनी की जो फैसिलिटी है जो इसका देखा जाएगा, वो आपको तहसील बंदर डिस्ट्रिक्ट मोहाली में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट काफ़ी है, जहाँ की टेस्टिंग डेवलपिंग का जो काम है वो करती है। इसके अलावा केबल और हार्डवेयर का भी काम करती है, जिसमें कि ट्रेनों के कोच में जो केबल्स लगते हैं या ट्रेन के कंट्रोल्स में जो केबिन होते हैं, सिग्नल डिवीजन में जो केबिन और हार्डवेयर लगते हैं, उसका भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी के पास टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, प्रोडक्ट डेट ISO RSI स्टैंडर्ड के इनके प्रोडक्ट हैं। उसके अलावा देखेंगे तो स्ट्रिक्टली क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इनके पास है, जो स्पेसिफाई केबल को प्रोटेक्ट करता है। तो क्वालिटी इसके जो प्रोडक्ट की काफ़ी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। तो कंपनी की देखेंगे, कंपनी इंगेज है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में और ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम में। तो ये इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव स्टैंड पॉइंट है। दूसरा देखेंगे तो इंटर एंड एक्सक्लूसिव मॉनिटर फॉर अंडरस्टैंडिंग विद द रेल टेल टू कवच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रेल टेल जो इंडियन गवर्नमेंट का है, यानी कि भारत सरकार का जो उपक्रम है, उसके साथ इसका कवच के लिए कॉन्टैक्ट हुआ है, जो कि इंडियन रेलवे के जो है और अदर जो कंट्रीज में रेलवे है उसमें भी ये काम करती है। इन हाउस डिजाइन है इसका, प्रोडक्शन डेवलपमेंट जो कैपेसिटी है वो भी इन हाउसिंग है, पावर और रेल सिग्नल का जो प्रोडक्ट्स हैं और सोल्यूशन है वो भी ये प्रोवाइड कराती है। उसके अलावा एडवांस केबल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है इनके पास, जो कि स्टैंडर्ड मीट करती है। और रेलवे के नेवल डिफेंस हो गया, उसका रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो सेक्टर के लिए है उसके लिए भी ये केबल्स का जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कंपनी का जो स्कोप है वो कितना बढ़िया है, मतलब कितना वास्ट स्कोप है, काफ़ी बड़ा। उसके अलावा देखेंगे तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है, जिसमें ये डिजर्व करती है रेंज ऑफ पावर एंड कंट्रोल केबल्स, यानी कि पावर और कंट्रोल से जो केबल होते हैं वो विद ए फॉर्म ऑफ इनोवेशन एंड द कॉस्ट कंपेरिजन, यानी कि जो आप देखेंगे कंपैरिजन में तो इनकी कॉस्ट भी काफ़ी मार्केट में जो और इनके कंपटीटर है उनके हिसाब से काफ़ी कम है। क्वालिटी इनके प्रोडक्ट की काफ़ी अच्छी है और उस हिसाब से इनका अच्छा है। देखते हैं अभी फाइनेंशियल फंडामेंटल क्या कहते हैं दोस्तों, बिकॉज किसी कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल डिपेंड करते हैं कि कंपनी कितना स्ट्रांगली काम कर रही है। तो फाइनेंशियल फंडामेंटल देख लेते हैं एक नज़र में। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल। तो 2022, 23 और 24 3 साल के। उसके अलावा देखेंगे हाफ ईयरली कंपनी ने जो सबमिट किया 30 सितंबर 2024 तक का फाइनेंशियल, वो क्या कहता है। तो एसिड अगर देखेंगे 30 सितंबर 2024 तक का हाफ ईयरली, तो वहाँ आपको दिखाई देगा 149.66 यानी कि 149 करोड़ के लगभग इनके पास जो एसिड है। उसका रेवेन्यू बात करेंगे तो 65 करोड़ के लगभग दिखेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में 12 करोड़ है। नेटवर्थ कंपनी की 34 करोड़ के लगभग दिखेगी। रिजर्व सरप्लस कंपनी पे 4 करोड़ के बचे हैं और बोरिंग यानी उधारी जो है वो 98 करोड़ के लगभग दिखेगी। लास्ट 3 साल का अगर एवरेज देखें तो 112 करोड़ था 22 में एसेट इनके पास, जो कि 118 करोड़ हो गया बढ़ के 23 में, और 24 में 142, यानी एवरेज ग्रोथ दी है, बहुत एक्स्ट्रा सुपर ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं दी है। यानी 112 करोड़ से सिर्फ 142 करोड़ की जर्नी कंपनी ने 3 साल में पूरी करी। रेवेन्यू पीस की बात करें तो वहाँ भी 104 करोड़ था 22 में, 152 करोड़ हो गया 23 में, और अगर आप देखेंगे 24 में तो 151 करोड़ ही है। यानी 104 से 151, सिर्फ 50 करोड़ का ही इंक्रीमेंट कंपनी ने 3 साल में रेवेन्यू में किया है। तो काफ़ी अच्छा नहीं कह सकते। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1 करोड़ 94 लाख था 22 में, 23 में 13 करोड़ 90 लाख और 24 में 14 करोड़ 71 लाख के लगभग था। यहाँ तक तो ठीक था जब तक पॉजिटिव थी, लेकिन यहाँ देखेंगे अभी निगेटिव में आ गई है। नेटवर्क कंपनी देखेंगे 15 करोड़ के लगभग थी 22 में, 23 में बढ़ के 29 करोड़ हो गई और 44 करोड़ के लगभग 24 में हो गई। रिजर्व भी कंपनी के पास अच्छे थे, 5 करोड़, फिर 19 करोड़ और 34 करोड़ के लगभग 24 में तक थे। वहीं उधारी की बात करें बोरिंग्स की तो 80 करोड़ के लगभग था 22 में, 23 में 74 करोड़ और 24 में 81 करोड़ के लगभग। यानी कि 23 में थोड़ा सा बोरिंग कंपनी ने कंट्रोल किया था, लेकिन फिर भी अभी जो उधारी है बोरिंग से डेप्थ है कंपनी के, वो रेड फ्लैग इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी हाई रेड फ्लैग है। कंपनी पर रिजर्व सरप्लस भी इतना नहीं है कि उसे क्लियर कर पाए। वहीं रिजर्व रेवेन्यू पीस की अगर बात करेंगे, सॉरी प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो वो भी एक कंसर्न है। पिछले हाफ ईयरली में देखेंगे तो निगेटिव में कर रहा है। लेकिन अगर एसेट की बात करें, रेवेन्यू की बात करें या रिजर्व सरप्लस की बात करें या नेटवर्थ की बात करें तो काफ़ी अच्छा है। सिर्फ कंसर्न एरिया है जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो भी अभी हाफ ईयरली का बात करें, और बोरिंग्स काफ़ी कंसर्न एरिया है। तो 6 में से 4 की रेटिंग्स को मिलने वाली है, ऐसा हमें लगता है। और बाकी फाइनेंशियल जो है वो एवरेज है, सुपर फाइनेंशियल नहीं है जो कि कहा जाए काफ़ी अच्छे हैं, बट लेकिन मे भी हो सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे आप इसका तो 1160 करोड़ के लगभग का आपको दिखाई देगा। आरओसी रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो काफ़ी अच्छा 33% के लगभग है। आरओसी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 26% है, काफ़ी अच्छा है, नहीं दोनों 15 से ऊपर है। डेब्ट पर इक्विटी की बात करें तो 1.86 है, यानी कि यहाँ भी रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है। जैसे कि पहले भी बोला था कि 1 से नीचे जो होता है वो रेड फ्लैग होता है, तो यहाँ आपको रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है।
तो ये एक थोड़ा सा पैरामीटर दिख रहा है। और बाकी बात करें RONW यानी रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की बात करें तो वो भी 33% है, यानी 15% से ऊपर का लगभग दिखाई दे रहा है। तो तीनों पैरामीटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो ROE हो, ROC हो या रिटर्न ऑफ नेटवर्थ हो, तीनों ही काफ़ी अच्छे हैं, सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कह सकते हैं। EPS की बात करें तो 4.90 है, जो कि IPO आने के बाद -6.05 हो जाएगा। PE रेशियो 59 है, जो कि -47 हो जाएगा IPO के बाद। इसमें देखेंगे तो कंपनी ने थोड़ा सा हायर साइड में वैल्यू डिमांड करी है, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों, लेकिन मे भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा हायर साइड में, क्योंकि इसके जो कंपटीटर और भी है उनका पी काफ़ी अच्छा है। जैसे HBL पावर देखेंगे, वो भी सेम काम करती है कंपनी, लेकिन उसका पी काफ़ी कम है। यहाँ 59 पे इन्होंने रेस किया है। बाकी देखें तो फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रॉग है। बात करें ROE की या ROC की या फिर RONW, तीनों ही पैरामीटर काफ़ी स्ट्रॉग है, एक्सीलेंट कैटेगरी के हैं। पर फंडामेंटली कंपनी देखें तो वहाँ थोड़ा सा रिस्क है, जहाँ की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा कम बना रही है कंपनी, पिछले 6 महीने से प्रॉफिट लेके नहीं जा रही है। ऑब्जेक्टिव और इशू की बात करें तो कंपनी को फंडिंग लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। कंपनी को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए चाहिए पैसा, जहाँ की वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम पे काम करने वाली है। उसके अलावा कंपनी को प्रीपेमेंट और रीपेमेंट करना है। अपने कर्टन जो बोरिंग्स लिए हैं कंपनी ने, उधारी लिए हैं, लोन्स लिए हैं, टर्म्स लोन, उनको भी कंपनी को पूरा करना है। उसके अलावा कंपनी का चौथा है जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। तो इन 4 पर्पस की वजह से कंपनी जो है अपना IPO लेकर आई है मार्केट में। तो यानी लग रहा है कि जो है सीधे सीधे लॉन्ग टर्म की ग्रोथ है। यहाँ कंपनी पूरा पैसा जो है कंपनी में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने वाली है, जहाँ की कंपनी अच्छा प्रॉफिट देगी आगे चल के, ऐसा लगता है फर्स्ट इंप्रेशन में। तो कुल मिला के कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव आपको दिखाई दे रहा है वो लॉन्ग टर्म पर्पज से दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, यानी कि GMP में क्या डिमांड है दोस्तों। तो आप ये देखेंगे फर्स्ट इंप्रेशन में यहाँ GMP में कोई भी डिमांड नहीं दिख रही है। अगर आप बात करेंगे तो 290 रुपये प्राइस बैंड पे GMP में कोई भी ट्रेड नहीं कर रहा है। फायर रेटिंग भी अगर आप देखेंगे तो वो भी 1 की बनी है, नहीं 1/5 की बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़े दिन बाद दिखता है क्या होगा। वैसे भी कंपनी ने वैल्यूएशन थोड़ा हायर साइड में लिया है, तो इसका भी थोड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। 290 का IPO में इशू साइज है, सॉरी 290 करोड़ का इशू साइज है। यस, 50 शेयर आपको लॉट में देखने को मिलेंगे। 7 जनवरी से ओपन के 9 जनवरी को क्लोज होगा। 10 जनवरी को अलॉटमेंट और 14 जनवरी को आपको इसमें लिस्टिंग होता हुआ दिखाई देगा। एज ऑफ नाउ तो कोई भी लिस्टिंग इन आपको अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। पर अगर जिन लोगों को अप्लाई करना है लिस्टिंग इन पर्पज से, वो तो थोड़ा अवॉइड करेंगे और फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बाद ही डिसाइड करेंगे कि ये किस ओर जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर सोच सकते हैं, पर यहाँ भी थोड़ा सा रिस्क बना हुआ है कि कंपनी अभी पिछले 6 महीने से प्रॉफिट गेन नहीं कर रही है। उससे पहले भी किया है तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया है। पर अगर फंडामेंटली देखें तो कंपनी स्ट्रॉग है, जहाँ ROC ROE काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो सारे पैरामीटर हैं कंपनी के। प्रो क्या है वो मैंने आपको बता दिए हैं, कंपनी के कॉन्स क्या है वो भी आपको पता लग गए हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो आप देख सकते हैं, क्योंकि बिजनेस इनका काफ़ी अच्छा है, यूनिक बिजनेस है और इस बिजनेस की डिमांड भी है लॉन्ग टर्म में। आपको पता है कि कवच सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है और इंडियन रेलवे के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो इसका कि सिर्फ साउथ इंडिया में ही देखने को मिला है, बाकी अभी नॉर्थ इंडिया वेस्ट इंडिया पूरा पड़ा हुआ है। तो वहाँ काम होगा तो कितना कंपनी अपना रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, तो ये आप देख सकते हैं। पर मुझे लगता है कि जिन लोगों को लिस्टिंग इन पर्पज से चाहिए वो फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। पर अभी तो मुझे लगता है कि कुछ कुल मिला के कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बोल सकते। तो दोस्तों यही एक वीडियो था दोस्तों। और आपको बता दें कि यहाँ कोई भी आपको बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं जाता है, किसी भी IPO में डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए सजेस्ट नहीं किया जाता है। हम आपको कंपनी के फाइनेंशियली फंडामेंटली एनालिसिस करते हैं, कंपनी की ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है वो बताते हैं, कंपनी के वीक पॉइंट क्या है, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वो सारे आपके सामने रखते हैं, ताकि फैक्ट और फिगर आपके सामने रहे और आपको ओवरऑल एक व्यू मिले, जिसके बेस पे आप अपना डिसीजन खुद बना पाएं और खुद समझ पाएं कि आपको अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।